क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक अकेले आदमी के हट से चुना जा सकता है? वो भी एक ऐसा हट जो वो आदमी एक दशक पहले भी दिखा चुका हो। नहीं ना, पर ऐसा हुआ है और अपने ही हिंदुस्तान में हुआ है। आज की हमारी कहानी उसी हट की कहानी है। हमारी ये कहानी आज़ाद भारत के सबसे प्रचलित सवाल की भी कहानी है। सवाल जो हिलोरे मारकर पूछता है कि नेहरू और पटेल में से किसे भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। सवाल जो भारतीय राजनीति में वंश वृक्ष के सबसे पुरानी कहानी की जड़ों को ढूंढता है। सवाल जो पूछता है कि गांधी ने पटेल पर नेहरू को तरजीह क्यों दी और क्यों आजाद भारत का राजमुकुट सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिर सजा। ये कहानी उसी सवाल की कहानी है, क्योंकि ये कहानी नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की कहानी है। नमस्कार, मैं क्षितिज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ न्यूज नीति की खास सीरीज वजीरे आजम, जिसमें हम बात करेंगे हिंदुस्तान की तकदीर बनाने वाले प्रधानमंत्रियों के अपने पद तक पहुंचने की। वो साल था 1939। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाले थे। सभी की नज़रों में चार दावेदार थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनमें से नेहरू ने तो चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। अब बचे तीनों में से अबुल कलाम आजाद ने पहले तो अपनी दावेदारी पेश की, पर फिर हाथ पीछे खींच लिए। यानी कि आखिर में मुकाबला सीतारमैया और सुभाष के बीच ही होना था। उस वक्त सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहले से ही बैठे हुए थे। 1938 के चुनावों में उनकी जीत हुई थी और 1939 में भी बहुमत उनके ही साथ था। सभी को लग रहा था कि सुभाष ही दोबारा अध्यक्ष बनेंगे, पर महात्मा गांधी को ये मंजूर नहीं था। वे सीतारमैया के पक्ष में जा खड़े हुए और बोले, सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, और हार हो भी गई। नेताजी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बन गए और महात्मा गांधी को भवन में वर्धा चले गए। बाद में सुभाष ने टकराव को टालना चाहा और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कुल मिलाकर महात्मा गांधी अपनी बात मनवाने में सफल रहे, पर यह सफलता तो बस पहली सफलता ही थी। एक दूसरी सफलता भी थी, जिसका असर पहली सफलता से कहीं गहरा होना था। वो साल 1946 का था। भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। मित्र राष्ट्रों ने फांसीवाद और नाजीवाद को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन वो खुद भी कमजोर हो गए थे। हालात ऐसे थे कि कभी सूर्यास्त न देखने वाले ब्रिटेन के लिए अपने उपनिवेश संभालना मुश्किल हो रहा था। 1945 में ब्रिटेन में सरकार भी बदल चुकी थी। लेबर पार्टी के क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री थे, जो उपनिवेशों की आज़ादी के वादे के साथ ही सत्ता में आए थे। साथ में अमेरिका का दबाव भी था। सोवियत संघ और अमेरिका चाहे उस वक्त शीत युद्ध की आधारशिला रख रहे हों, पर यह बात दोनों मानते थे कि उपनिवेशों को आज़ादी मिलनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर हालात ऐसे थे कि भारत की आज़ादी साफ नजर आ रही थी। लेकिन उस वक्त भारत में क्या चल रहा था? क्या यहाँ सब कुछ शांत था? नहीं। जिन्ना और मुस्लिम लीग पाकिस्तान का राग अलाप रहे थे और ब्रिटिश सरकार बाहर से सहमति बनाने की कोशिश करते हुए अंदर ही अंदर अपनी फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही थी। 1942 के क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही भारत में सीमित मतदान के द्वारा चुनाव कराए गए थे। इन चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिला था, जिसका अर्थ था कि कांग्रेस अध्यक्ष ही अंतरिम सरकार की कमान संभालेंगे। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर विराजमान थे और वे चाहते थे कि आगे भी वे ही पद संभालें। अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में उन्होंने लिखा भी है, सामान्य रूप से सवाल उठा कि कांग्रेस में नया चुनाव होना चाहिए और नया प्रेसिडेंट चुना जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही ये बात प्रेस में पहुंची, ऐसे डिमांड होने लगी कि मुझे ही दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह चर्चा गर्म थी कि मौलाना आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभालेंगे, लेकिन महात्मा गांधी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने मौलाना आजाद को एक खत लिखा और कहा, मेरा मानना है कि दोबारा उसी प्रेसिडेंट का चुनाव करना सही नहीं होगा। अगर तुम्हारी भी यही राय है तो सही होगा कि तुम एक बयान जारी करके बता दो कि तुम्हारा दोबारा प्रेसिडेंट बनने का कोई इरादा नहीं है। आजाद गांधी की बात समझ गए और कांग्रेस अध्यक्ष पद की होड़ से पीछे हट गए।
आजाद के हटने के बाद गांधी को अध्यक्ष पद पर अपना उम्मीदवार बैठाने की जल्दी थी, पर वो अपना उम्मीदवार था कौन? वो उम्मीदवार थे जवाहरलाल नेहरू। दरअसल उस वक्त तक गांधी खुलेआम नेहरू के समर्थन में आ चुके थे और नेहरू को जल्द से जल्द कुर्सी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक तिकड़म का सहारा लिया। हाँ, ये बात और है कि वो दाव गांधी और नेहरू पर ही उल्टा पड़ा, पर वो दाव था क्या? दरअसल उस वक्त का अध्यक्ष पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की वोटिंग से चुना जाता था, पर गांधी के कहने पर यह व्यवस्था की गई कि मात्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के मतदान से ही अगला कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा, यानी कि मात्र 15 ही मतदाता होंगे। इस तरह गांधी अपना दाव चल चुके थे, पर असली खेल होना अभी बाकी था। जब इन 15 कांग्रेस कमेटियों ने अध्यक्ष पद के लिए नाम भेजे तो गांधी और नेहरू की राह में नया रोड़ा आ गया। हुआ यूं कि 15 में से 12 पीसीसी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम की संस्तुति दी, 2 ने जीबी कृपलानी का नाम आगे बढ़ाया, जबकि एक ने अपना मत जाहिर नहीं किया। किसी भी प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू को समर्थन नहीं मिला। ऐसे में गांधी एक बार फिर आगे आए। पहले तो उन्होंने कृपलानी से अपना नाम वापस लेकर नेहरू के पक्ष में आने को कहा और फिर कृपलानी से ही कहलवा कर कुछ वर्किंग कमेटी के सदस्यों से नेहरू का नाम आगे बढ़वाया। हालांकि तब भी किसी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके नाम का समर्थन नहीं किया। ऐसे में महात्मा गांधी ने पहले तो सभी से कहा, जवाहरलाल दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेगा। फिर उन्होंने पटेल से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने को कहा। पटेल ने गांधी जी का मान रखा, अपनी उम्मीदवारी वापस ली और ताज नेहरू के सिर सजा। 1 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया और नेहरू ने भारत के राष्ट्राध्यक्ष का पद संभाला। 15 अगस्त 1947 तक यही स्थिति जारी रही और उस दिन नेहरू को आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। ये नेहरू का प्रधानमंत्री पद पर पहला कार्यकाल था। इसके अलावा निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 3 कार्यकाल और हुए। 1952, 1957 व 1962 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। इससे पूर्व 1950 में ही पटेल की मृत्यु हो गई थी, तो नेहरू का कोई प्रबल प्रतिद्वंदी भी नहीं था, जिस कारण वे सर्वसम्मति से भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। ये तो पूरी हुई नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की बात, पर एक सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला कि गांधी ने नेहरू का समर्थन क्यों किया। पत्रकार दुर्गादास को गांधी जी ने अपना जवाब ये कहते हुए दिया, कांग्रेस में अकेले जवाहरलाल ही अंग्रेज थे और अंग्रेजी हुकूमत को वो पटेल से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। खैर, ये गांधी का अपना मत था, पर इस मत ने नेहरू बनाम पटेल का एक ऐसा सवाल शुरू किया जिसका सही जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। किसी का मानना है कि अगर पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो भारत की स्थिति ज़्यादा बेहतर होती, तो किसी का मानना है कि ज़्यादा खराब होती। लेकिन सच ये है कि अगर वाली बाकी परिस्थितियों की तरह यहाँ भी बस अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। वही अनुमान जो राजनीति की आधारशिला होते हैं, वही अनुमान जिनके बारे में कई बार लोग सोच भी नहीं पाते। आखिर किसने सोचा होगा कि बिना किसी वोट के नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और 12 वोट के समर्थन वाले पटेल को नंबर 2 की हैसियत से संतोष करना पड़ेगा। पर राजनीति ऐसी ही होती है, यहाँ कब राजा रंक और रंक राजा बन जाए इसका कोई अनुमान नहीं होता। लेकिन हम आपको ऐसे अनुमानों से परे बदलावों की कहानी सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ नीति के साथ। शुक्रिया।